Ignited Minds Tutorials has released a comprehensive video series focusing on the concept of power sharing for CBSE Class X students. The tutorials delve into the case studies of both failure in Sri Lanka and success in Belgium, providing a detailed analysis of power sharing mechanisms in these countries. The videos aim to enhance student understanding of the topic, covering essential aspects such as the necessity of power sharing in diverse societies, the forms of power sharing, horizontal and vertical, and the importance of accommodation and sharing of power in decision making. By using real-life examples, the tutorials help students grasp the practical implications of power sharing and its role in fostering harmony and stability within a nation. The comprehensive nature of the tutorial series ensures that students gain a thorough understanding of this crucial topic, empowering them to excel in their CBSE examinations. With engaging explanations and in-depth analysis, Ignited Minds Tutorials equip students with the knowledge and skills needed to comprehend and articulate the concept of power sharing effectively. Okay, Bacha Party, we are going to start with power sharing in class 10 for your SST. पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट को समझिए. पावर शेयरिंग मतलब होता क्या है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों है. जैसे यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, एक आपका बेल्जियम और एक है आपका श्रीलंका, ठीक है. तो श्रीलंका जो है ऐसे तो मतलब हमारे सदर्न कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन वहाँ पे श्रीलंका में क्या था, देखो मैं एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ आपको. यहाँ पे दरअसल कंपैरेटिव स्टडी की गई है, ठीक है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड हियर इज, एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है. ओके, श्रीलंका और बेल्जियम. सो बेसिकली बेल्जियम है और दूसरा आपका है श्रीलंका, ठीक है. यहाँ पे ना एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है. कंपैरेटिव स्टडी, जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज डाइवर्सिटी पीपल? हाँ, ऑपोजिशन, डिफरेंसेस. पॉपुलेशन नहीं, डिफरेंसेस. ठीक है, अभी डाइवर्सिटी अलग अलग चीज़ों को लेकर हो सकती है. रिलीजन को लेकर डाइवर्सिटी है, ठीक है, और मतलब लाइफस्टाइल को लेकर डाइवर्सिटी है, ठीक है. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिलीजन को ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. अभी होता क्या है, जनरली हम यही सोचते हैं कि हमारा धर्म या हमारा मज़हब जो है वो प्राथमिक है, ठीक है, और बाकी के फालतू हैं. ऐसा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ठीक है. लेकिन इसके चलते होता क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए, भले ही हम ऊपर से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे बेल्जियम में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे और श्रीलंका में भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, ठीक है. श्रीलंका में गवर्नमेंट ने एक एथनिक ग्रुप को जो है तो सपोर्ट किया, ठीक है, और इससे हुआ क्या, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है. थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ. यहाँ पे श्रीलंका में हुआ क्या, श्रीलंका बेसिकली, श्रीलंका में आपके दो एथनिक ग्रुप्स थे. एक था सिन्हला कम्युनिटी, ठीक है, और एक था भाई साहब तमिलियंस, ठीक है. अब ये तमिलियंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में इंडिया के तमिलनाडु पोर्शन से आए हुए हैं, ठीक है. तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ, इनको बहुत भारी मात्रा में श्रीलंका में काम करने के लिए प्लांटेशन वर्कर्स चाहिए थे. दे नीडेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स. तो इंडिया भाई साहब इधर श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका है भाई साहब. तो ये लास्ट स्टेट आपका भाई साहब तमिलनाडु है, ठीक है. तमिलनाडु से बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स को ये यहाँ पे लेकर गए, ठीक है. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन प्लांटेशन में काम करने के लिए तमिलनाडु से बहुत भारी मात्रा में प्लांटेशन वर्कर्स को कहाँ लेकर गए, श्रीलंका लेकर गए, ठीक है. अभी ये प्लांटेशन वर्कर्स यहीं बस गए, ठीक है. दे बेसिकली एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, यहीं पे रह गए. मतलब क्या, अभी कैसे वापस आएंगे, उतना पैसा भी नहीं उनके पास, तो रह गए वहीं पे. उनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पे रहने लगे. अच्छा, श्रीलंका में पहले से कौन थे, सिन्हला कम्युनिटी. ये बेसिकली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है. ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी क्यों है, क्योंकि सिन्हला में हमारे एक महाराज थे अशोका, ठीक है. अशोका बेसिकली
इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है। अशोका द ग्रेट ही बेसिकली अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो गौतम बुद्धा को इन्होंने बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए अपने बेटे और बेटी को यहाँ पे भेजा था, ठीक है। तो वहाँ पे बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था, श्रीलंका में बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ और बुद्धिज्म एक स्टैब्लिश रिलीजन हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, बहुत पुरानी, और ये सिन्हाला कम्युनिटी थी, ठीक है। ये सिन्हाला कम्युनिटी थी। कंपेयर टू सिन्हाला कम्युनिटी द तमिलियंस वेयर न्यूअर क्राउड, मतलब ये अभी अभी आए हैं, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे ना कि मतलब कोई जब नया आता है तो उसके लिए आपके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस रहता है, ये पता नहीं कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ऐसा ही सिन्हाला कम्युनिटी के पास तमिलियंस के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। देयर वाज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द तमिलियंस। अभी क्या होने लगा, जो भी गवर्नमेंट होने लगी वो सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट करने लगी। गवर्नमेंट जॉब्स सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को मिलते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को मिलता था, गवर्नमेंट सिन्हाला कम्युनिटी को पार्शियलिटी करने लगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तमिलियंस लोगों का बहुत दिनों तक विकास नहीं हुआ और तमिलियंस लोग एलिनेटेड फील करने लगे, और ऐसा करते 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 वो ग्रुप बनाने लगे, और ग्रुप बनाते बनाते एक बहुत बड़ा ग्रुप बना जिसका नाम था LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। आज की तारीख तक मतलब सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप बना और श्रीलंका बन गया एक सिविल वॉर का सेंटर, ठीक है। यहाँ पे सिविल वॉर होने लगा। सिविल वॉर मतलब कैसा है भाई साहब, अभी ये जो LTT लोग हैं, इन लोग जंगलों में रहने लगे और बहुत बड़ा भाई साहब अपना ब्रांच बना ले रखे, ठीक है। सो दीज वेर LTT पीपल, बहुत ही खतरनाक लोग थे, इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन बाहर से मिल रहे थे और ये बहुत खतरनाक लोग थे। इनफैक्ट हमारे जो पहले के प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, ही वॉज किल्ड बाई LTT, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, राहुल गांधी के जो डैडी थे, तो इन्होंने एक श्री पेरम्बुदुर बोल के एरिया है, वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग कर रहे थे, तभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है, लेकिन कैंपेनिंग कर रहे थे और उनको उस पूरे मंच को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। बॉम्ब से उड़ाया कैसे, वहाँ पे एक सुसाइड बॉम्बर थी, ठीक है। शी वॉज एन ओल्ड लेडी हु बेसिकली केम विद अ फ्लावर बुके एंड प्रेजेंटेड इट टू राजीव गांधी, एंड द मोमेंट इट वॉज प्रेजेंटेड द एंटायर थिंग जस्ट गॉट ब्लास्टेड। तो कुछ 25-28 लोग मारे गए थे जिसमें राजीव गांधी भी थे, ठीक है। सो क्यों मारा गया था राजीव गांधी को, क्योंकि राजीव गांधी ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। इस सिचुएशन को एक मूवी आई हुई है मद्रास कैफे बोल के, बहुत पहले रिलीज हुई है, अभी पता नहीं कहीं पे भी आपको मिल सकती है, नेटफ्लिक्स, अमेजन। वो मद्रास कैफे बेसिकली जॉन अब्राहम का मूवी है और उसमें उस टाइम पे जो सिचुएशन थी श्रीलंका की उसको दर्शाया गया है, ठीक है। श्रीलंका में अभी क्या होने लगा, धीरे धीरे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो ये जो टेररिस्ट आउटफिट है ये बहुत बढ़ने लगा और बहुत फिरोशियस हो गया। जो भी प्रेसिडेंट बनता था उसको मार देते थे, गवर्नमेंट के भाई साहब रोज बॉम्ब ब्लास्ट, रोज आए दिन खून खराबा, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे भाई साहब टेररिस्ट एक्टिविटीज होने लगी, कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं पे भी कुछ भी। मुझे याद है मेरा एक दोस्त श्रीलंका गया था किसी काम से, ऑफिस के काम से, तो अभी ट्रेन पकड़ने जा रहा है, तो हम लोग कैसे ट्रेन पकड़ने के टाइम पे दौड़ते हैं ना, ठीक है, वी रन, अरे ट्रेन छूट जाएगी ट्रेन, तो ऐसे दौड़ते हैं अपन, तो वो भी ऐसे दौड़ रहा है भाई साहब, 4-5 मिलिट्री वालों ने उसे ऐसे गन तान दिया उसके ऊपर। तो वहाँ पे ऐसा रूल था भाई साहब, आप अगर कुछ भी मतलब दौड़ रहे हैं, मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी अगर आप दिखा रहे हैं, गोली मार देंगे आपको, क्योंकि वैसा ही तनावपूर्ण एनवायरनमेंट था। यहाँ पे कोई भी LTT वाला हो सकता है, ठीक है, मतलब हर दूसरा आदमी पे शक है कि कोई LTT का तो नहीं है, कहीं इसने कोई बॉम्ब तो नहीं लगा दिया, कहीं ये बॉम्ब प्लान करके दौड़ तो नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है, गोली मार देंगे उसको। तो फिर किसी ने बताया अरे भाई दौड़ो मत, ट्रेन जाने दो वरना तुम चले जाओगे भाई साहब दुनिया से, ठीक है। दैट इज हाउ इनसिक्योर द एनवायरनमेंट वॉज, ठीक है, इन श्रीलंका। वाई, बिकॉज यहाँ पे प्रेसिडेंट्स को किडनैप करके मार डाला जा रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो रही थी, बहुत बड़े पैमाने पे सिविल वॉर चालू हो गया। और इस सिविल वॉर का सिर्फ एक कारण था, वो थी खुद श्रीलंका की गवर्नमेंट, जिन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट किया, ठीक है। तो सिन्हाला कम्युनिटी के सपोर्ट के चलते बहुत बड़ा खून खराबा हुआ, बहुत लाखों लोगों की जानें गई अनायास, कुछ मासूम भी मारे गए, कुछ टेररिस्ट भी मारे गए, तो लेकिन जाने जा रही थी और ये श्रीलंका में ही जा रही थी। राजीव गांधी ने यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, और इस पीस कीपिंग फोर्स ने बहुत सारा अटेम्प्ट लिया था सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, जिसके वजह से जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे
तब उनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया और एलटीटी ने ये किया। एलटीटी की जो चीफ थे प्रभाकरण, ही वॉज इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। तो ये था भाई साहब श्रीलंका का कहानी। अभी हम आते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम में भी सेम एनवायरनमेंट था, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे। यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पे 2 हैं, वहाँ पे 3 थे, लेकिन बेल्जियम ने बड़े एफिशिएंटली इसको मैनेज किया, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया, नींद आ रही है तुमको, बेल्जियम ने पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया ताकि किसी को भी ऐसा ना महसूस हो कि उसके साथ जाति हो रही है या उसके साथ भाई साहब नाइंसाफ़ी हो रही है। बड़े प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया। देखिए, जैसे अगर मैं ऐसा करूं कि भाई साहब इन दोनों का पेपर चेक कर रहा हूं और मैंने इसको अच्छे मार्क्स दे दिए, इसको बुरे मार्क्स दे दिए, शायद उतना बुरा डिज़र्व नहीं करती है, तो ये क्या करेगी, ये उसका पेपर देखेगी, अरे इस क्वेश्चन में मेरे को इतना मार्क्स है, तुमको इतना मार्क्स है, क्यों? तो ये तो पार्शियलिटी हो गई ना भाई साहब, मेरे को क्या, तो इसका मैं चाहे जितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, लेकिन अभी इसका मेरे ऊपर इंप्रेशन क्या बन जाएगा, नहीं ये तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए पार्शियलिटी करते हैं, है ना, ये सर तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए पार्शियलिटी करते हैं, दैट इज़ व्हाट शी विल फील, है ना। सो नो मैटर हाउ गुड आई एम एट टीचिंग, देयर विल बी एक खुन्नस डेवलप होगा, है ना, एक गुस्सा डेवलप होगा। यही यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है, एक गुस्सा डेवलप हो रहा था। लेकिन अगर मैं इक्वालिटी रखूँ, ठीक है, तो इक्वालिटी रखूँ तो कोई नहीं भाई साहब, मेरे भी 1 मार्क्स गए, इसके भी 1 मार्क्स गए, या मुझे 2 मार्क्स मिले, इसने नहीं लिखा था इसलिए इसको नहीं मिला। इस तरीके का अगर वाजिब मार्किंग रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्जियम में भी ऐसा ही कुछ हो सकता था, लेकिन बेल्जियम वालों ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम का डिज़ाइन बड़े एफिशिएंटली रखा था, जिसके वजह से इस तरीके की एग्रेसिव सिचुएशन नहीं हुई। सिविल वॉर मतलब समझते हैं, सिविल वॉर मतलब अंदरूनी वॉर, ठीक है, देश के अंदर वॉर। जैसे अगर हमारा इंडिया के पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ सिविल वॉर, लेकिन इंडिया में अंदर ही अंदर अगर कोई वॉर हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर। तो श्रीलंका में भी ऐसा सिविल वॉर का सिचुएशन हो गया और काफ़ी सारे लोग मारे गए, ठीक है। इट बिकेम एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, ठीक है। और श्रीलंका को आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल रहे थे। ये जो तमिलियन कम्युनिटी थी, ये बेसिकली गोरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करती थी। एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज गोरिल्ला वॉरफेयर? एक्चुअली श्रीलंका जो है वो बहुत एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है और इन फॉरेस्ट एरियाज में इन लोग रहते थे और फॉरेस्ट एरिया को चप्पा चप्पा जानते थे, क्योंकि प्लांटेशन वर्कर्स थे ये, इनको चप्पा चप्पा मालूम था। फॉरेस्ट के अंदर भाई साहब केव्स बनाकर रहते थे ये, तो इनको मालूम था कहाँ बॉम्ब लगाना है, कहाँ क्या करना है, पकड़े भी नहीं जाना है। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ इनका क्लैश चलता रहा और इस क्लैश में इनके तरफ से भी काफ़ी लोग मारे गए और गवर्नमेंट की तरफ से भी, और ये सालों साल चलता रहा। ये ब्लडशेड जो है, ये जो मारा मारी, ये जो खून खराबा, ये बहुत दिनों तक चलता रहा, ठीक है। सो दैट बेसिकली लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। ओके, ओके, सो पीपल वी आर गोइंग टू स्टडी द पावर शेयरिंग चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पे पावर शेयरिंग ओवरव्यू बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आपके 2 कंट्रीज का कंपैरिजन है, एक बेल्जियम जिसने अपने एथनिक ग्रुप्स को बहुत एफिशिएंटली हैंडल किया, और एक श्रीलंका विच वाज बेसिकली अ फेलियर, ठीक है, विच वाज अ बिग फेलियर इन हैंडलिंग ऑल दिस। ओके, तो विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। We noted that last year that in a democracy all power does not rest with any group or organ of the state, and intelligent sharing of power, ठीक है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए amongst legislature, executive and judiciary is very important। तो आपके डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, क्या क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। और यहाँ पे पावर की शेयरिंग होती है ताकि कोई एक में पूरा पावर ना आ जाए। कल को भाई साहब कोई मिनिस्टर बोले भाई साहब मैं ही सब कुछ हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव विंग भी है और एक जुडिशरी विंग भी है, ठीक है। सो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो आपके किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये 3 डिविजन्स तो रहेंगे ही, और पावर का परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 में होगा, ठीक है। ओके ओके, लुक्स, तो एग्जीक्यूटिव हो गया भाई साहब, आपका जुडिशरी हो गया। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। बेल्जियम एंड श्रीलंका 2 डिफरेंट कंट्रीज। तो ये आपका बेल्जियम हो गया और ये हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है। ओके, सो बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. तो बेल्जियम एंड श्रीलंका, आपका भाई साहब बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। तो हम पहले बेल्जियम का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, ठीक है।
तो एक यूरोपियन कंट्री है, अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे यहाँ पे जो हरियाणा स्टेट है उससे भी कम एरिया है इसका, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद द नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। तो आपके बेल्जियम का देखो नीदरलैंड से, इधर जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, ओके। तो नीदरलैंड्स हो गया, ये फ्रांस हो गया, एंड दिस इज बेसिकली जर्मनी। So these are the border countries of Belgium. Okay. It has a population of a little over 1 करोड़, और हम कितने के हैं भाई साहब, 135 करोड़, ठीक है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हमारे हरियाणा स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसका आधा है ये, ठीक है, ओके। द एथनिक कॉम्पोजिशन, अभी इसको समझना है, इसको नोट डाउन भी करना है। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसको नोट डाउन कीजिए, पावर शेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन को समझना है। व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन? सिर्फ इतना ही, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? व्हाट इज बेल्जियम्स एथनिक कॉम्पोजिशन? बेल्जियम्स एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब समझते हैं। वन ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, तो आप देखो यहां पे कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का 59% क्या है? डच स्पीकिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेमिश, ठीक है। 59% इज डच। ये सब नोट डाउन करते जाना है भाई साहब, एथनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। वैलोनिया विच इज 40% आपका क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है, ओके। और मिडिल में यहाँ पे ब्रसेल्स, दैट इज द कैपिटल, यहाँ पे भाई साहब क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग 80% और डच स्पीकिंग 20%। ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे बेल्जियम के इस पार्ट में ऑलमोस्ट 59% आर डच स्पीकिंग, ठीक है। इस वाले पार्ट में जिसको वैलोनिया बोलते हैं, इसमें 40% आपके फ्रेंच स्पीकिंग है। और ये जो कैपिटल जगह है, कैपिटल जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, उसमें फ्रेंच स्पीकिंग इज 80% एंड डच स्पीकिंग इज 20%, ठीक है। ये पॉपुलेशन का डिवीजन है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस एथनिक कॉम्पोजिशन को समझना, ठीक है, ओके। नाउ यहां पे एक और है विच इज जर्मन स्पीकिंग, जर्मनी के पास है ये बेसिकली। तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन इज अराउंड 1%, ये माइनॉरिटी में है, ठीक है, ओके। सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अभी यहां पे आते हो, देखो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये देखो ये कितना है, 40% है, ये 60% है। तो माइनॉरिटी में कौन हुआ, ये, ठीक है। माइनॉरिटी में कौन हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। जर्मनी तो जर्मन स्पीकिंग तो जस्ट 1% है, लेकिन इन दोनों में माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग। लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज द रिच कम्युनिटी, ठीक है। ये भाई साहब इनके पास पैसा था। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये सब नोट डाउन करते जाइए क्योंकि इस पे ही बेस्ड है पूरा स्टडी, ठीक है, ओके। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास क्या है उसका नहीं, आपके पास क्या है, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। तो अभी हमने देखा कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो ऑलमोस्ट 40% थी, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, सॉरी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज 40% एंड डच स्पीकिंग वाज 60%। लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास पैसा था, दे वर रिच पीपल। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी का एक आक्रोश था इनके ऊपर, ठीक है। पैसा रहेगा तो आक्रोश होगा भाई साहब, ठीक है। सो दे वर लिटिल जेलस ऑफ इट, ठीक है। दे वर रिच, तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was relatively rich and powerful. This was to a tune of 40%, ठीक है। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी कितना था भाई साहब, ऑलमोस्ट 59%, who got the benefit of economic development and education much later. इनको ये सारे सुख सुविधाएं लेटर में उपलब्ध हुई, ठीक है। This led to tension, तो टेंशन का एनवायरमेंट था इन दोनों कम्युनिटीज में। This led to tensions between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and the 1960s. 1950 और 1960 के दशक में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में तनाव था। तनाव का मुख्यतः कारण ये था कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बावजूद इसके कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, स्टिल दे हैड द मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ, ठीक है। दे हैड मेड मनी, दे हैड मेड वेल्थ, वेयरएज डच स्पीकिंग कम्युनिटी स्टिल लैग बिहाइंड। तो ये तनाव का मुख्य कारण था। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और इस तनाव के चलते लड़ाई हो सकती है, ठीक है, वॉर हो सकता है, ठीक है।
द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर अक्यूट इन ब्रसल्स। तो ये ज़्यादा बढ़ने लगा कहाँ पे भाई साहब? ब्रसल्स में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज बेसिकली स्टार्टेड इन ब्रसल्स, ठीक है। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। अभी ब्रसल्स क्या था भाई साहब आपका? कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे अलग तरीका का प्रॉब्लम क्या? द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कंसिडर्ड द मेजॉरिटी, ये 80% थी। यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी भाई साहब 80% थी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कितनी थी? 20%। मतलब अलग हिसाब था यहाँ पे, ठीक है। ब्रसल्स द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी, सॉरी डच स्पीकिंग आपका यहाँ पे था 20%, ठीक है, और 80% आपका फ्रेंच स्पीकिंग था इन ब्रसल्स। समझ में आ रहा है? देखो कंट्री का हिसाब अगर हम देखेंगे, कंट्री का हिसाब, सो अगर हम भाई साहब कंट्री का हिसाब देख रहे हैं, कंट्री में, कंट्री बेल्जियम है, ठीक है, कंट्री आपका बेल्जियम है और पूरे कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग ये भाई साहब था कितना? 40%। और डच स्पीकिंग ये भाई साहब कितना था? 59%। और भाई साहब जर्मन स्पीकिंग को अपन बाद में लेते हैं, ठीक है। ब्रसल्स जो कैपिटल सिटी था यहाँ पे उल्टा हिसाब था भाई साहब, आपका फ्रेंच स्पीकिंग कितना था? फ्रेंच स्पीकिंग बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, तो ये था भाई साहब आपका 20%। और डच स्पीकिंग कितना था? ये था आपका 80%। समझ में आ रहा है? उल्टा हिसाब था। मतलब पूरे देश में ये मेजॉरिटी में और ये माइनॉरिटी में, लेकिन कैपिटल में ये भाई साहब, यार क्या कर रहा हूँ, ये फ्रेंच स्पीकिंग था 80% और ये था आपका 20%, ठीक है, ये था आपका 20%, ठीक है। कैपिटल में उल्टा हिसाब है, ठीक है। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, तो ब्रसल्स का भाई साहब स्पेशल प्रॉब्लम क्या था? द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब यहाँ पे डच स्पीकिंग इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, तो यहाँ पे ये माइनॉरिटी में थे, 20% था और ये 80% था, ठीक है। दिस वाज अ स्पेशल प्रॉब्लम। ओके, श्रीलंका का हिसाब देखते हैं भाई साहब। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, उसको दिक्कत है ना, आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो हमको भाई साहब श्रीलंका यहाँ पे दिखता है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है। ओके, इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। मतलब देखो साइज जो है दोनों का सेम है, बेल्जियम और श्रीलंका का, ठीक है। ओके, लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है। ओके, तो श्रीलंका भाई साहब क्या हो जाएगा? द मेजर सोशल ग्रुप्स, सिन्हाला कम्युनिटी विच इज बेसिकली 74% एंड तमिलियन कम्युनिटी विच इज 18%। क्या ये समझ में आ रहा है हिस्सा? ठीक है, 74% और ये हो गया आपका 18%। तो मेजॉरिटी में कौन हो गया भाई साहब? सिन्हाला कम्युनिटी। ये कंपोजिशन को लिख लीजिए भाई साहब, ये सारे कंपोजिशंस पे आपके आंसर्स बेस्ड होंगे, ठीक है। द सिन्हाला कम्युनिटी वाज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट? 74% एंड द तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी वाज हाउ मच? 18%। ये तमिल स्पीकर्स कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, इंडिया से कैसे आए? ब्रिटिश रूल के टाइम पे प्लांटेशन वर्कर्स की जरूरत थी उनको, तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये वहां से वहां आए और फिर वापस गए नहीं, वहीं बस गए, ठीक है। सो दे वर, तो इनको अभी तक मतलब इनको अभी तक क्या माना जा रहा था कि दे आर आउटसाइडर्स, दे डू नॉट बिलोंग टू श्रीलंका, ठीक है। ओके, तो श्रीलंकन तमिल कितने थे भाई साहब? 13% और इंडियन तमिल इसमें 5% थे। क्या ये समझ में आ रहा है? इन तमिलियन स्पीकर्स में जो श्रीलंका के तमिलियंस थे वो 13% थे और जो इंडियन तमिलियंस थे मतलब जिनका ओरिजिन इंडिया था वो कितने थे भाई साहब? 5%। मत ये समझ में आ रहा है? देखो तमिलियन स्पीकर्स हैं, ये तमिलियन लैंग्वेज को ये बोलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो श्रीलंका के ही थे। सो दीज वर श्रीलंकन तमिलियंस एंड दे वर टू ट्यून ऑफ 13% एंड दे वर इंडियन तमिलियंस जो इंडिया से आए थे, दैट वेर अप्रॉक्सीमेटली 5%, ठीक है। ओके, क्रिश्चियंस वेर अबाउट 7%, ठीक है, क्रिश्चियंस वेर अबाउट 7%। द श्रीलंकन तमिलियंस वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर आप देखोगे, देखो तमिलनाडु से तमिलियंस आए हैं तो देखो यहाँ पे ही बस गई है, लेकिन सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो पूरी पूरी फैली हुई है। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ऊपर इंडिया है तो ऊपर इंडिया से ये तमिलियन कम्युनिटी आई हुई है भाई साहब, ठीक है। तो तमिलियन कम्युनिटी, ये ग्रीन वाला कम्युनिटी जो आपको दिख रहा है वो तमिलियन कम्युनिटी है और ये आपका सिन्हाला कम्युनिटी है। तो सिन्हाला कम्युनिटी was concentrated in the north and east of the country. Okay, most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. So Tamilians क्या होंगे भाई साहब? Tamilians जो आए हुए हैं they are either Hindus or Muslims and Sinhala speaking are Buddhist, ठीक है, they are basically Buddhist. तो Buddhist and Hindus or Muslims थे ये, ठीक है। Okay, so just imagine what could happen in the situation like this.
तो इसमें क्या हो सकता है भाई साहब, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। भाई साहब ये कर सकते थे क्योंकि डच आपका मेजॉरिटी में है, ठीक है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज मेजॉरिटी, तो ये भाई साहब ओवरथ्रो कर सकती थी, ठीक है, ओके। जर्मन तो भाई साहब 1% है, फ्रेंच आपका थोड़ा ज़्यादा था लेकिन इसको ओवरथ्रो कर सकती थी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डच का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, फ्रेंच एंड जर्मन से, फ्रेंच एंड जर्मन। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द कम्युनिटीज फर्दर। इससे क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझिए, इससे तनाव बढ़ेगा, और तनाव जितना भी बढ़ता है तो खून खराबा दोनों साइड होगा। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा होगा कि हम तादाद में ज़्यादा हैं तो इनको मार देंगे, लेकिन वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना, वो भी तो कुछ ना कुछ हमारा नुकसान कर ही देंगे। सो ये तनाव बढ़ता है, लेकिन तनाव बढ़ते बढ़ते कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो खतरनाक हो जाता है, ठीक है, ओके। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। तो ऐसा हो सकता था, ठीक है, कि दोनों साइड मतलब ब्रसल्स को, ये कैपिटल सिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन श्रीलंका तो मतलब पहले आपको बताया जा रहा है कि कैसा सिचुएशन आपका एक्सप्लोसिव था, हाउ द सिचुएशन was explosive. Now Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी क्या था भाई साहब आपका, enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. तो भाई साहब सिन्हाला कम्युनिटी पूरे अपने विल को पूरे कंट्री में इम्पोज कर सकते थे, ठीक है, ओके। तो सिन्हाला एट द मेजॉरिटी। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म इज बेसिकली जो मेजॉरिटी पे है उसका ही रूल, इसको अपन बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। हम तादाद में ज्यादा हैं तो हम जो चाहे वही करेंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका भी भाई साहब ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था, तो 1948 में ये आज़ाद हुआ, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो लीडर्स किनके भाई साहब, सिन्हाला कम्युनिटी के। इन्होंने बोला भाई साहब हमारा गवर्नमेंट पे डोमिनेंस होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। एज अ रिजल्ट उनको मालूम था वो 74% हैं। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, भले ही भाई साहब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी है, देखो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड द थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टिल स्टैंड एज द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, वही है। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अभी गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेने लगी सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। क्या क्या, गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ही जॉब्स मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ही, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स ये सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को मिलेगा। ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने लगी गवर्नमेंट, तो मतलब एक तरफा वो लोग सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट करने लगे, ये दिखने लगा, ठीक है, दैट दे आर ओपनली सपोर्टिंग द सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है, ओके। सो 1956, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, ठीक है, किस तरह से गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। पहला इवेंट क्या था, 1956 एक एक्ट पास हुआ, एक्ट वाज पास्ड, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, ठीक है। आपको आता हो या ना आता हो आपको सिन्हाला बोलना पड़ेगा, ठीक है। सिन्हाला वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एंटायर कंट्री। इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हो महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज भाई साहब उनका ऑफिशियल लैंग्वेज, सब अलग अलग स्टेट्स के ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन एज अ कंट्री कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इसका रीज़न बता सकते हैं क्या है? हाँ, मेजॉरिटी नहीं है। क्यों? हिंदी तो आपकी मेजॉरिटी है, सब लोगों को हिंदी तो बोलना आता है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया नहीं, दैट इज नॉट द रीज़न। हाँ, सेक्युलर कंट्री भी रीज़न नहीं है। सेक्युलर आपका धर्म से जुड़ा होता है, नहीं, दैट इज नॉट द रीज़न। हाँ, किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करना नहीं। तुम मराठी हो तो हिंदी समझते हो, बोलते हो, तो तुम्हारे और मेरे में कुछ भेदभाव है इस भाषा को लेकर? नहीं है ना। तो क्या क्या रीज़न है कि आप कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर पा रहे?
आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, या किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहे? सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब समझते हो? पहली बात, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज? नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब तुम जो कागजी कार्रवाई करते हो ना भाई साहब, किसी गवर्नमेंट को कोई तुमने चिट्ठी लिखी, जो भी गवर्नमेंट की कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ने तुम्हें कोई नोटिस दिया, वो गवर्नमेंट को तुमने कोई, सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंसेज होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी या कोई भी दूसरा लैंग्वेज क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द रीजन? सेक्युलर कंट्री इज नॉट द रीजन। ठीक है, देखो हमारा देश जो बना है, इंडिया जो बना है, इंडिया में जो इतने स्टेट्स बने हैं वो किस बेसिस पे बने हैं? लिंग्विस्टिक डिवीजन है। तो अंडरस्टैंड दिस, इट इज ऑन लिंग्विस्टिक डिवीजन। The reason why Maharashtra is known as Maharashtra is because here we have a majority of the people speaking Marathi. ठीक है, the region West Bengal is known as West Bengal is because the majority of the people are speaking Bengali out there. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ है, मतलब आपने भाई साहब जो पूरे देश का स्टेट्स में सिंक्रोनाइजेशन किया हुआ है वो तो आपका लिंग्विस्टिक है। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सब कुछ छोड़ के सबको हिंदी में कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़े? ठीक है, क्योंकि आपने ढांचा जो डाला हुआ है देश का वो आपका लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक डिविजन्स ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक लैंग्वेज में ही सबको जानना पढ़ना और समझना पड़ेगा। ठीक है, वी कैन नॉट हैव वन ऑफिशियल लैंग्वेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इसका रीज़न ये है, ठीक है, इसका रीज़न सेक्युलर नहीं है या दूसरे भाषाओं से हमारा क्लैश हो जाएगा, ये नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमारा संविधान जो है उसके हिसाब से आपके जितने भी स्टेट्स बने हैं वो स्टेट्स बने हैं प्योर लिंग्विस्टिक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग भाई साहब हिंदी बोलते हैं। ठीक है, आपके उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं। ठीक है, केरला के लोग मल्लू बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग भाई साहब तमिलियन बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग राज्यों के प्रधानता एक एक भाषा है, और किसी भी भाषा के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते क्योंकि भाषा एक कल्चरल चीज़ है। ठीक है, लोगों के लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, लोगों के एक सम्मान से जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि भाई साहब तुम ये सब छोड़ के अभी सिर्फ हिंदी पढ़ो। हमारा फिर बोलेंगे कि भाई साहब तो पूरे इंडिया में विभाजन क्यों किया है, फिर स्टेट्स में डिवाइड क्यों किया है? अगर आप लिंग्विस्टिक डिवीजन कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप सबको बोल रहे हैं कि हिंदी पढ़ो या सबको हिंदी में ही कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, तो आप फिर डिवाइड क्यों कर रहे हो? ठीक है, इसीलिए देखो जब आप मराठी लैंग्वेज लेते हो तो आपकी जो बुक चलती है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक चलती है। भले ही आप सीबीएसई बोर्ड के हो, लेकिन आपका जो बुक चलेगा वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चलेगा। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से आपका लिंग्विस्टिक डिवीजन है। ठीक है, ऐसा सब जगह है। वेस्ट बंगाल में अगर आप पढ़ रहे होगे, सीबीएसई के स्टूडेंट होगे, तो वेस्ट बंगाल के बोर्ड के जो बंगाली बुक है वो चलेगी। ठीक है, ओके, सो ये आपका भाई साहब हो गया। इन्होंने क्या कर दिया, सिन्हाला को कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। हमारे स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जैसे महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। ठीक है, वैसे वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, लेकिन हमारा नेशन का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया भाई साहब, जैसे ही वो गवर्नमेंट पे आया तो पहले ही 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया अकॉर्डिंग टू विच सिन्हाला वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पहला धक्का था। ठीक है, अगेंस्ट द तमिलियंस। इसको प्लीज नोट कर लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे मेजॉरिटेरिज्म में हम जा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेजॉरिटेरिज्म is encouraged in Sri Lanka by the Sinhala community, we will understand that. So they got independence in 1948, and by 1956 they passed an act in which they made Sinhala language as the official language of entire Sri Lanka, not a particular state or region. ठीक है, okay. The governments followed preferential policies. Preferential policies मतलब क्या होती है? Partiality, है ना? Preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होने लगा। प्लीज इसको लिख लीजिए, ये सब आंसर्स में आपके होने चाहिए। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए गवर्नमेंट क्या करने लगी भाई साहब? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करने लगी। इट स्टार्टेड फॉलोइंग प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, ठीक है, दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स। ये सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर करने लगे फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स।
A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो आपका स्टेट मतलब जो कंट्री है, कंट्री भाई साहब बुद्धिज्म को प्रोपोगेट भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। बुद्धिज्म को ही एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड मतलब उसमें आयाम ऐसे बनाए गए, रूल्स ऐसे बनाए गए कि स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, ठीक है। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation, ठीक है। alienation मतलब अभी श्रीलंका जो तमिलियंस हैं they started to feel neglected, ठीक है। कौन कौन से मेजर्स थे? नोट तो तू कुछ कर नहीं रहा है, बता कौन कौन से मेजर्स थे, क्या क्या थे 1956 में? और टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी जॉब्स और क्या? हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एप्लीकेंट्स में, गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी जॉब्स में, और एक और था, और क्या था? गवर्नमेंट स्टिपुलेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टिपुलेटेड बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ठीक है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी को एनकरेजमेंट मिलने लगा, ठीक है। ओके, सो ये जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही थी, इससे भाई साहब एक जो कम्युनिटी थी तमिलियन कम्युनिटी, दे स्टार्टेड टू फील आइसोलेटेड एंड नेग्लेक्टेड। हमारा यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, ऐसा उनको फीलिंग होने लगा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर दी अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन मतलब क्या होता है भाई साहब? दे स्टार्टेड फीलिंग आइसोलेटेड और नेग्लेक्टेड अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। दे फेल्ट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वेर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे जो सिन्हाला कम्युनिटीज लीड कर रहे थे, दे वेर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ना ही इनके लैंग्वेज को कोई प्रेफरेंस मिल रहा था, ना ही कल्चर को, ठीक है। सो नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वेर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ये हमको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो इनको भाई साहब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignore their interest। तो इनके अंदर discrimination चल रहा था। इनको भाई साहब they were discriminated in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। तो इनको feeling होने लगा, ठीक है। they started feeling as a result the relations between the Sinhala and Tamil communities strained। तो भाई साहब क्या होने लगा? इसमें रिलेशन में दरार आने लगी। भाई साहब जब आप एक को फेवर करते हो और एक को नहीं करते हो, आप घर में ही देख लो भाई साहब, अगर आपके छोटे भाई को या बड़े बहन को पेरेंट्स ने फेवर कर दिया तो आप भाई साहब मुंह फुलाए बैठ जाते हो, है ना, भाई ये तो गलत है, ठीक है, आप ऐसा बोलने लगते हो। तो आप सोचिए भाई साहब एक कम्युनिटी को इतना नेग्लेक्ट किया जा रहा है एक देश में, सो दे स्टार्टेड फीलिंग अबाउट इट। और धीरे धीरे सिन्हाला कम्युनिटी और श्रीलंकन कम्युनिटी में भाई साहब क्या होने लगा? सिन्हाला कम्युनिटी और तमिलियन कम्युनिटी में एक दरार आने लगी। their relationships got strained, ठीक है, became worse। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles, recognition of Tamil as an official language। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब? इन्होंने एक अपना गवर्नमेंट चलाना चालू कर दिया, ठीक है। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles। तो इन्होंने पार्टीज बनाना चालू कर दिया अपने स्ट्रगल्स में, और इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तमिलियन लैंग्वेज शुड बी मेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? जो हमारा रीजन है वो हमें कंट्रोल करने दो। दे डिमांडेड, सो दीज वर द डिमांड्स, ठीक है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, एंड इन पार्टीज और स्ट्रगल्स में उन्होंने क्या डिमांड्स रखे? पहला तो ये कि भाई साहब हमको तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, दूसरा ये कि रीजनल ऑटोनॉमी दो। व्हाट इज रीजनल ऑटोनॉमी पीपल? तो यहाँ पे हमको पूरा जो हमारा एरिया है उसको हमें चलाने दो, लेट अस एडमिनिस्टर इट, ठीक है। और क्या चीजें मांगी गई देखो, व्हाट वर द अदर थिंग्स दैट दे वांटेड? इक्वालिटी फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। तो जितने भी जॉब्स हैं और एजुकेशन है उसमें इक्वालिटी हो, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने डिमांड की। प्लीज मेक अ नोट पीपल। ओके, सो ये देखिए इन लोग ये डिमांड करने लगे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि भाई साहब हमारे तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमको रीजनल ऑटोनॉमी दो। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब हमको कंट्रोल दो हमारे एरिया पे, ठीक है। एंड इक्वालिटी फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। तो ये अभी तक जो तुम लोग एजुकेशन में सिर्फ
सिन्हला कम्युनिटी के लोगों को ये एडजस्ट करते आए हो या जॉब्स में भी उनको ही जॉब्स देते आए हो, ये बंद करो, ठीक है। सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग दिस, ठीक है। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। तो आपका देखो ये सब प्रोविंसेस थे जो तमिल डोमिनेटेड थे, लेकिन इनको भाई साहब डिनाई कर दिया गया, ठीक है। सो द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का डिमांड खारिज कर दिया गया, ठीक है। दे वर रिजेक्टेड कि भाई साहब नहीं, हम आपको ऑटोनॉमी के डिमांड्स को कंसिडर करेंगे ही नहीं। बहुत नींद आ रही है तुमको, ठीक है। द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी वाज रिपीटेडली डिनाइड, ठीक है। इन बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern parts of Sri Lanka। तो यहाँ पे देखो इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, देखो, ठीक है। दे वर कॉन्सेंट्रेटेड मोर हेयर। तो यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे पार्टीज बनने लगे, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है। इन बाय 1980s 1980 तक के में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। तमिल एलम मतलब इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का डिमांड करने लगे इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में भाई साहब एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एलम मतलब होता है स्टेट, ठीक है। तो इसी से बना आपका क्या, देखो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम मतलब होता है स्टेट, ठीक है, जो भाई साहब वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना था उस टाइम पे। अभी तो खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा फैलाव होता गया इसका, ठीक है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, कौन से दो कम्युनिटीज थे, एक दूसरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे। सिन्हाला एंड द तमिलियन कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ये भाई साहब धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब अभी भाई साहब ये जोर शोर पकड़ने लगा, अभी खून खराबे पे, तलवारबाजी पे लोग आ गए, ठीक है, ओके। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब क्या होता है भाई साहब, कंट्री के अंदर ही जब वॉर स्टार्ट हो जाए, कंट्री में आपस में ही लोग जब वॉर मोड में आ जाएं, तो उसको अपन बोलते हैं सिविल वॉर। वॉर इज समथिंग दैट माइट हैपन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, बट सिविल वॉर इज समथिंग विच हैपेंस विद इन द कंट्री, ठीक है। सो वॉर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री इज नोन एज सिविल वॉर। किनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, सिन्हाला कम्युनिटी एंड द तमिलियन कम्युनिटी, ठीक है। एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities were killed। ऐसे भाई साहब लाशों का ढेर रहता था, ठीक है। thousands of people died every day, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाने लगे, ठीक है। अभी लोग खून खराबे पे उतर आए थे, they were killing each other, ठीक है। As a result, thousands of people on both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many lost their livelihoods। बहुत सारे लोगों को भाई साहब कंट्री छोड़ के जाना पड़ा एज रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज मतलब समझते हो, दूसरे कंट्री में, अभी दूसरा कंट्री मतलब इंडिया, ठीक है, यहाँ पे जाना पड़ा। एंड मैनी लॉस देयर लाइवलीहुड्स, और बाकी लोग भाई साहब उनका जो धंधा चौपट हो गया, पूरा धंधा सब छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। श्रीलंका में बहुत अच्छा था ये, लेकिन धीरे धीरे इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते सब खराब होता गया, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते सब खराब होता गया। तो देयर वाज इकोनॉमी वाज बूमिंग, बट ड्यू टू दिस, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सब बढ़ रहा था, बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो सब कुछ भाई साहब अभी पीछे चलने लगा, ठीक है। तो दिस सिविल वॉर दैट हैपेंड बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिलियन कम्युनिटीज वाज अ मेजर सेटबैक फॉर द कंट्री। सारी चीज़ें जो बहुत प्रोग्रेसिवली चल रही थी ठप होने लगी अभी, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स विच वेर ऑन अ प्रोग्रेसिव मोड ऑल टुक अ बैक सीट, ठीक है, ओके। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अभी भाई साहब हम बेल्जियम की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आपके सिन्हाला कम्युनिटी और तमिलियन कम्युनिटी में पहले से ही क्लैश था, और गवर्नमेंट ने सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट किया, उनको भाई साहब जॉब्स दिए, उनके लिए पार्शियलिटी दिखाई, गवर्नमेंट जॉब्स दिए, यूनिवर्सिटी में उनको भाई साहब एप्लीकेशंस कंसिडर किए, ये सब होने लगा। तो तब धीरे धीरे ये लोग एक होने लगे, और इन्होंने भाई साहब डिमांड किया ऑटोनॉमी, उन्होंने ऑटोनॉमी डिमांड किया, उन्होंने इक्वल राइट्स डिमांड किए, उन्होंने भाई साहब जॉब्स डिमांड किए, जो इनको नहीं मिला, रिपीटेडली नहीं मिला। तो इन्होंने बोला कि चलो भाई साहब अभी हम बगावत पे उतरते हैं, ठीक है, वी विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो ये भाई साहब इनका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट, और एलम, एलम मतलब आपका स्टेट, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है भाई साहब, तमिल कम्युनिटी के साथ इनके मतभेद बढ़ने लगे, आक्रोश बढ़ने लगा, तो दोनों कम्युनिटीज एक साथ वॉर में भिड़ गए। अभी
दिस लेड टू द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविल वॉर दैट कैन हैपन विद इन अ कंट्रीज बाउंड्रीज, ठीक है, बहुत बड़ा सिविल वॉर चलने लगा। देखो जब आप दुश्मन के शरत मतलब किसी सरहद पे होते हैं ना, बाउंड्री पे, तो आपको मालूम है गोली किस पे चलाना है, यू नो whom टू शूट, ठीक है, बट व्हेन इट्स एन इंटरनल स्ट्राइक विद इन द कंट्री, इट्स मतलब ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर इंटरनली हो रहा है कुछ तो किस पे गोली चलाओगे, आपके लोग हैं वो, ठीक है, इन पे आप गोली चला रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज एन इंटरनल स्ट्राइक, ओके। जस्ट वन मोमेंट पीपल, ठीक है, ओके। अकोमोडेशन बेल्जियम, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, इन्होंने भाई साहब एक अलग पाथ लिया, ठीक है, ओके। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई साहब डिफरेंसेस तो हो ही सकते हैं, डाइवर्सिटीज हो सकते हैं, सबको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते अपन। 1970 to 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, इन्होंने भाई साहब 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाए, अमेंडमेंट्स मतलब चेंज, ठीक है, चेंजेस लाए। They changed their constitution 4 times to accommodate everyone, ठीक है। और वहां पे क्या किया भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्टा एक्ट पास कर दिया कि भाई साहब सिनाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, समझ में आ रहा है। ये 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर एक एक्ट पास कर दिया कि सिनाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे बिटवीन 1970 टू 1993 दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, 4 बार भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, ठीक है, ओके। दिस एनेबल्ड एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ये सबको भाई साहब एक कंट्री में रहने की इजाजत मिल गई, ठीक है। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत बुद्धिमत्ता से इन लोगों ने भाई साहब इस तरह का अरेंजमेंट लाया कि ताकि सबको एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। उसके लिए अगर हमें संविधान भी बदलना पड़े तो बदलेंगे, ठीक है। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, ठीक है, तो देखो यहाँ पे डच मिनिस्टर्स हैं और फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स और डच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स दोनों भी इक्वल होंगे, भले ही पॉपुलेशन में दोनों इक्वल नहीं है, एक भाई साहब 60% है और दूसरा 40% है, तो 60-40 का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, तो द कॉन्स्टिट्यूशन was written in such a way that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, ये सब लिख नहीं रहे हो भाई साहब, ठीक है। They should be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group, ये सिर्फ स्पेशल लॉज के लिए है, ठीक है। Thus, no single community can make decisions unilaterally, तो भाई साहब कोई एक कम्युनिटी सारे डिसीजंस नहीं लेगा, क्या ये समझ में आ रहा है ये, क्योंकि आपने इक्वल रिप्रेजेंटेशन रख दिया है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, ठीक है, ओके। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली गेव मेनी पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को माई बाप मानती हो, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रन देयर स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, सो द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब चेंजेस लाए, ठीक है, ओके। ब्रसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो आपका डच और फ्रेंच कम्युनिटी दोनों का भी भाई साहब ब्रसेल्स में क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्या ब्रसेल्स में भाई साहब आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन था, बिल्कुल था भाई साहब। कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ पे, फ्रेंच कम्युनिटी 80% और डच कम्युनिटी 20%, लेकिन फिर भी वहाँ पे इक्वल रखा गया, मतलब देश के लेवल पे भी सेम रखा गया और ब्रसेल्स के लेवल पे भी सेम रखा गया, ठीक है। ब्रसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government, क्या समझ में आ रहा है। देखो ये आपका कंट्री है, लेट्स से बेल्जियम है, और बेल्जियम में आपका डच क्या है 60% है और फ्रेंच क्या है भाई साहब आपके 40% है,
ब्रसेल्स में क्या है भाई साहब, आपका फ्रेंच आपका 80% है, और यहां पे आपका डच कितना है 20%। यहां पे क्या हो गया, ब्रसेल्स के गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों भी कम्युनिटीज का 50-50, और पूरे इसमें भी दोनों का 50-50%। तो देखो इन लोगों ने क्यों मान लिया, इन लोग बोलेंगे ना भाई साहब पूरे देश के लेवल में डच कम्युनिटी मेजॉरिटी है और फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी है, लेकिन 50-50 रखा है। तो ब्रसेल्स वाले लोगों ने बोला ठीक है यहाँ पे हम मेजॉरिटी है माइनॉरिटी, फिर भी 50-50 है। सो दैट्स हाउ दे एक्सेप्टेड इट। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन एक्सेप्ट इसलिए हो गया क्योंकि पूरे देश में इसको एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे भी वही एक्सेप्टेंस हो गया। दैट इज हाउ दे एक्सेप्टेड इट। ठीक है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज, देखो ये बोल सकते थे ना कि हम भाई साहब 80% है तो हमारा ज्यादा दो, हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दो, लेकिन फिर लोग बोलेंगे भाई साहब देश के लेवल पे तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मांगा है जबकि आप माइनॉरिटी पे हो। तो फ्रेंच वाले ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, बिकॉज at the entire central level there was equal representation, so they accepted this format. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, the French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. तो उन्होंने equal representation central government में accept किया था। ठीक है, कह रहे ओके, आज भाई साहब यहीं तक रखते हैं अपन।